सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 7th के मिड टर्म एग्जाम के संस्कृत के सिंपल पेपर को हल करेंगे। सिंपल पेपर को हल करने से सभी बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं। क्यों? उनको पता चल जाता है कि कितने प्रश्न आएंगे, किस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, कौन सा प्रश्न कठिन होता है, कौन सा सरल होता है। इन सब बातों को इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। तो देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है मध्यावधि परीक्षा यानी मिड टर्म एग्जाम 2024-25 कक्षा 7वीं यानी क्लास 7 विषय संस्कृत। तो जैसे आपने छठी क्लास में देखा था आपका 2.5 घंटे का पेपर हुआ था, वैसे 7वीं क्लास में भी आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा। और पेपर कितने नंबर का होगा? 60 नंबर का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। आपके पेपर में कुल 13 प्रश्न होंगे। ध्यान देना, कितने प्रश्न होंगे? 13 प्रश्न होंगे। अब किस प्रश्न में कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जो आपके पेपर का प्रारूप है बिल्कुल इसी तरह का होगा। तो पहले प्रश्न में क्या आएगा? खंड का के अंतर्गत पहला प्रश्न होगा अपठित अवबोधन का। अपठित का मतलब होता है जो आपकी पुस्तक का ना हो। यह 8 अंक का होगा। इसमें एक गद्यांश दिया होगा जिसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो सब प्रथम आप क्या करेंगे? पैसेज को पढ़ेंगे। देखो लिखा हुआ है प्रातः कालस्य दृश्यम अतीव सुंदरम भवति। प्रातः काल मतलब सुबह का जो दृश्य है बहुत सुंदर होता है। अस्मिन समये, इस समय यानी सुबह के समय, नभः आकाश सुवर्ण किरणैः सोने की किरणों के द्वारा पूर्णम भवति पूर्ण होता है। एवं इस प्रकार, एवं दृश्यते इस प्रकार दिखाई देता है, यत कि ईश्वरः ईश्वर ने आकाशे आकाश में सुवर्णम विकीर्णवान सुवर्ण को फैला दिया है। तस्मिन् समये उस समय बहवः पक्षिणः बहुत पक्षी सर्वान् मधुर स्वरैः सभी मधुर स्वर के द्वारा प्रबोधयन्ति जगाते हैं। अस्मिन् समये इस समय, इस मतलब प्रातः काल के समय, शीतलः मंदम च वायु प्रवहति शीतल और धीरे धीरे वायु बहती है। एतादृशे वातावरणे ऐसे वातावरण में भ्रमणम घूमना, व्यायामम च और व्यायाम करना, शरीराय लाभप्रदम भवति शरीर के लिए लाभप्रद होता है। प्रातः काले सुबह के समय, प्रफुल्लता नाम खिले हुए, पुष्पाणाम सौंदर्यम फूलों का सौंदर्य, दृष्टवा देख करके, मनः प्रसन्नः भवति मन जो है प्रसन्न होता है। प्रातः काले या भ्रमणम करोति सुबह के समय जो भ्रमण करते हैं, सह वह व्यक्ति पूर्ण दिनस्य कृते पूरे दिन के लिए स्फूर्तिप्रदः भवति स्फूर्तिप्रद होता है, यानी उसमें बहुत एनर्जी आ जाती है। तो इस तरह से बच्चों आपके पहले प्रश्न में क्या आएगा? 50 से 60 शब्द का एक पैसेज आएगा, यानी अनुच्छेद आएगा, गद्यांश आएगा। उसको पढ़कर उसमें से प्रश्न करने होंगे। तो आपके पहले प्रश्न में 4 टाइप के प्रश्न आएंगे। पहला टाइप क्या होगा? एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्न त्रयम। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? एक प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्रश्न त्रयम, यानी यहाँ पे 4 दिए गए हैं। आपको कितने करने हैं? 3 करने हैं। तो पहला प्रश्न है कस्य दृश्यम अतीव सुंदरम भवति। अब मान लो आपको संस्कृत नहीं आती है, क्योंकि अभी आप 7th क्लास में हैं, तो क्या करेंगे? इस वाक्य को ढूंढेंगे कि पैसेज में कहाँ पर है, यानी क्रियापद भवति सुंदरम भवति। अब देखो सुंदरम भवति कहाँ पर है? बस इसी वाक्य में आपका उत्तर निहित है। एक पद में उत्तर अगर आप निश्चय कर पा रहे हैं तो लिखेंगे, नहीं तो पूरा वाक्य लिख देंगे, तब भी आपको नंबर पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। एक पद में इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना कस्य, तो उत्तर हो जाएगा प्रातः कालस्य। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कस्य है तो इसका उत्तर भी कस्य वाला होगा। तो यहाँ पे देखो लेना प्रातः कालस्य। तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे प्रातः कालस्य। प्रातः कालस्य समय किम सुवर्ण किरणैः पूर्णम भवति। अब इसका उत्तर देखो, यहाँ पे इस वाक्य में इसका उत्तर निहित है।
अब यहाँ पे देखो इसका उत्तर एक पद में क्या हो जाएगा, नभः। नभः माने क्या होता है, आकाश। कह आकाशे सुवर्णम विकीर्णवान, किसने आकाश में सोना बिखेर दिया है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ईश्वरः आकाशे सुवर्णम विकीर्णवान, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा ईश्वरः। कस्मिन् समये शीतलः मंदं च वायु प्रवहति, किस समय ठंडी और धीरे धीरे वायु बहती है। तो इसका उत्तर देखो कहाँ लिखा हुआ है, प्रातः काल के समय। देखो ये ईस्ट में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अस्मिन। तो यहाँ पे लिखा कस्मिन मतलब किस समय, तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्मिन। ये किसके लिए आया हुआ है, ये प्रातः काल के लिए आया हुआ है। इसके बाद दूसरे टाइप का प्रश्न होगा पूर्ण वाक्यन उत्तरत का, यानी इसका उत्तर आपको फुल सेंटेंस में लिखना है। इसमें 2 दिए गए होंगे, आपको 1 करने हैं और एक प्रश्न लिखने से आपको 2 नंबर प्राप्त होंगे। तो पहला प्रश्न है कदा प्रफुल्लितानां पुष्पाणां सौंदर्यं दृष्ट्वा मनः प्रसन्नः भवति। तो इसका उत्तर भी आप देखेंगे कि ये लाइन पैसेज में कहाँ है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा पैसेज ही लिखने लगते हैं। तो पूरा पैसेज नहीं लिखना है, प्रश्न नहीं लिखना है, केवल उत्तर लिखना है। तो ये लाइन देखो कहाँ पर है, ये लाइन देखो यहाँ पर है। बस यही लाइन जो है इसका उत्तर हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे देखिए, इस तरह से आपको लिखना होता है, प्रातः काले प्रफुल्लितानां पुष्पाणां सौंदर्यं दृष्ट्वा मनः प्रसन्नः भवति। अगला प्रश्न है कः पूर्णदिनस्य कृते स्फुटपर्दः भवति। अब देखो स्फुटपर्दः कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है। तो बस यही वाक्य जो है इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रातः काले यह भ्रमणम करोति, सुबह के समय जो भ्रमण करते हैं, सह पूर्ण दिन कृते स्फूर्तपर्दः भवति, वो पूरे दिन के लिए कैसे होते हैं, एनर्जी युक्त होते हैं। इसके बाद आपका जो थर्ड टाइप का प्रश्न है वो होगा यथा निर्देशम का। इसमें ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू वाले प्रश्न आएंगे। तो इसका उत्तर देखो कैसे करेंगे आप, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सह पूर्ण दिनस्य कृते स्फूर्तपर्दः भवति, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। प्यारे बच्चों ध्यान देना, जो कर्तृपद होता है उसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है सह, तो आपको सह लिख लेना है, ये सह सही है। दूसरा वाक्य है प्रातः काले या भ्रमणम करोति, अत्र क्रियापदम किम। तो प्यारे बच्चों हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, क्रियापद ज़्यादातर जो क्या होता है वाक्य के अंत में आता है। तो यहाँ देखो वाक्य के अंत में क्या है, करोति। तो आपने क्रियापद याद भी किया है, पठति पठता पठन्ति, यानी तीता अंति सी था आमी आवह आमह। तो यहाँ पे देखो करोति है, तो ये क्रियापद हो जाएगा करोति। अस्मिन् समये शीतलः मंदं च वायु प्रवहति, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। प्यारे बच्चों आपने अव्यय पढ़ा है ना, तो अव्यय पद इसमें कौन सा है, अव्यय पद है चा। चा माने क्या होता है, और होता है। इसके बाद जो आपका फोर्थ टाइप का प्रश्न होगा, कुछ बच्चे इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, तो वो बच्चे ध्यान से देखें। यहाँ पे लिखा हुआ है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम लिखत। ये बच्चे, ये गलती 10वीं वाले बच्चे भी करते हैं कि वो शीर्षक को छोड़ देते हैं। तो लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, इसमें क्या करना होगा, इसमें जो आपका पैसेज है, देखो पैसेज कहाँ पर है, ये देखो पैसेज आ गया। अब जो आपका ये पैसेज है, अनुच्छेद है, गद्यांश है, ये किस पर लिखा गया है। तो इसमें देखो किसका वर्णन है, प्रातः काल के दृश्य का वर्णन है। बस शीर्षक कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे शीर्षकम, और उसके बाद उत्तर लिख देंगे प्रातः कालस्य दृश्यम। अगर आप प्रातः काला भी लिखते हैं तब भी आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। बस शीर्षक में क्या ध्यान देना कि एक शब्द में या 2 शब्द में ही उत्तर लिखना है। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 में खंड खा के अंतर्गत प्रश्न नंबर 2 आएगा। इसमें क्या होगा, इसमें एक चित्र बना होगा, उसको देखकर मंजूषा में पद दिए गए होंगे, उन पदों की सहायता से या आप स्वयं भी 4 वाक्य बनाएंगे। कितने वाक्य बनाएंगे, 4 वाक्य बनाएंगे, और ये 8 नंबर का प्रश्न होगा, यानी एक वाक्य लिखने से आपको 2 नंबर प्राप्त होगा। तो देखो वाक्य कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे चित्र किसका है। तो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ना, किसका है, किसी उद्यान का चित्र है। प्यारे बच्चों अगर आपको नहीं समझ में आ रहा चित्र कैसा है, तो देखो मंजूषा में भी लिखा होगा, देखो यहाँ पे लिखा है ना उद्यानश। उद्यानश मतलब क्या होता है, उद्यान का। तो पहला वाक्य में लिखेंगे इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति।
अभिदम माने यह, उद्यान से मतलब बगीचे का, और चित्रम अस्ति मतलब चित्र है। अब दूसरा वाक्य जो आप सभी चित्र में लिख सकते हैं, चित्रम सुंदरम अस्ति। ये वाक्य जो है किसी भी चित्र में लिख सकते हैं कि चित्र कैसा है, सुंदर है। तीसरा वाक्य बनाएंगे, चित्रे पुष्पाणि विकसंती। अब यहाँ पे देखो पुष्पाणि भी आपके मंजूषा में लिखा है और विकसंती भी लिखा हुआ है, दोनों को मिला दो, एक वाक्य तैयार। चित्रे का अर्थ होता है चित्र में। अगला वाक्य बनाएंगे, चित्रे वृक्षाः सन्ति। अब यहाँ देखो ढेर सारे पेड़ भी हैं और मंजूषा में वृक्षा लिखा हुआ है, तो वृक्षाः सन्ति। और क्या है, चित्रे धूला अस्ति। धूला माने क्या होता है, झूला। ये आप छठी क्लास में पढ़ चुके हैं। एक रहेगा तो अस्ति और बहुवचन करता रहेगा तो सन्ति का प्रयोग होगा। और क्या होगा, चित्रे बालिका क्रीडति। अब देखो यहाँ पे बालिका भी लिखा हुआ है और क्रीडति भी लिखा हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने 6 वाक्य लिखे हैं। आप पेपर में 4 वाक्य लिखें या फिर 5 वाक्य भी आप लिख सकते हैं, आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में क्या आएगा, उसके पहले इस प्रश्न का जो दूसरा प्रश्न था चित्र वर्णन का, इसका अथवा होता है। क्या होता है, अथवा, यानी चाहे चित्र वर्णन करिए चाहे ये प्रश्न करिए। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आत्मपरिचयः इति विषयम अधिकृत्य चत्वारि वाक्यानि लिखत। अब आत्मपरिचय का मतलब क्या होता है, मम परिचय, जिसको आप क्लास में कहते हैं ना, मम परिचय, स्वपरिचय, आत्मपरिचय, तीनों का एक ही अर्थ है। इसमें अपना परिचय लिखना है 4 वाक्य में। तो कैसे लिखेंगे, आप हेडिंग लिखेंगे आत्मपरिचयः, फिर अपना परिचय लिखेंगे, जैसे मम नाम प्रेम अस्ति, अहम सप्तम कक्षायां पठामि, और अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। अब यहाँ पे कुछ बच्चे का सर जी मैं ये लिख सकता हूँ, मम मातुः नाम, मम पितुः नाम, वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा सरल वाक्य बनाए हैं। अहम आज्ञा पालनम करोमि, मैं आज्ञा पालन करता हूँ। तो अहम उत्तमः बालकः अस्मि। तो इस तरह से हमने 5 वाक्य बनाए हैं। आप इसमें कोई से भी 4 वाक्य याद करके लिख देंगे अगर मम परिचय आएगा तो। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में क्या आता है, पदानां मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुत। ध्यान देना, आपका पेपर बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है, यानी इसका जो फॉर्मेट होगा पेपर का बिल्कुल ऐसा होगा। प्रश्न नंबर 3 में इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। इसमें 3 पद लिखे होंगे और आपको तीनों को मिला के वाक्य बनाने होंगे। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको कर्ता की जानकारी होनी चाहिए कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, फिर क्रिया की जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से देखना कर्ता और क्रिया का मेल कैसे होगा। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि पुरुष कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और वचन कितने होते हैं, वचन भी जो है 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो जो प्रथम पुरुष का सब्जेक्ट है वो होता है सा, तौ, ते। इसमें नाम भी आते हैं और स्त्रीलिंग का जो सा, ते, ता है वो भी आते हैं। जितने नाम वाले पद हैं वो भी इसी प्रथम पुरुष के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। मध्यम पुरुष का सब्जेक्ट होता है तुम, इवाम, यूयम। तुम माने होता है तुम, इवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। उत्तम पुरुष का सब्जेक्ट होता है अहम, आवाम, वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। अब इनको हम एक ट्रिक से नाम देते हैं, सह P1। अब P1 का मतलब क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो को P2, इसी तरह से P3। उसके बाद मध्यम पुरुष में फिर नाम दे देते हैं M1, M2, M3। इसी तरह से उत्तम पुरुष में U1, U2, U3। अब यहाँ U का मतलब क्या है, उत्तम पुरुष, और 1 का मतलब क्या है, एक वचन। ये इसको कॉपी में बिल्कुल ऐसे अच्छे से याद कर लो। इसके बाद क्रिया देखेंगे तो क्रिया में भी 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष की जो क्रिया होती है आप पढ़ते हैं, पठति, पठता, पठन्ति। मध्यम पुरुष की पठसि, पठतः, पठथ। और उत्तम पुरुष की पठामि, पठावः, पठामः। अब इनको भी नाम दे देते हैं, P1, P2, P3, M1, M2, M3, इसी तरह से U1, U2, U3। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि P1 कर्ता के साथ P1 की क्रिया आएगी, U3 कर्ता के साथ U3 की क्रिया आएगी, बस यही आपको ध्यान देना है। अब हम आते हैं सीधा अपने प्रश्न पे कि कैसे मिलाएंगे। उसके लिए देखो हमने यहाँ पे संक्षेप में भी लिख रखा है, सा, ती, तो, तह, ते, अंति। अब यहाँ देखो पहला क्या है, अहम।
तो अहम क्या है, ये U1 का सब्जेक्ट है। अब U1 की क्रिया क्या है, गच्छामि। तो अहम गच्छामि। अब जाने के लिए कहीं कोई प्लेस होगा, स्थान होगा तो वहीं जाएंगे ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, विद्यालयम। बस तीनों पद को मिलाइए और हमारा एक वाक्य तैयार। तो कैसे लिखेंगे, अहम विद्यालयम गच्छामि। दूसरा वाक्य है रमेशः। अब रमेशः क्या है, ये P1 का सब्जेक्ट है। अब यहाँ P1 की कौन सी क्रिया है, पठती। ये भी P1 की है, तो इसको इससे मिलाएंगे। अभी इसमें कौन, मतलब रमेशः पठती, अब क्या पढ़ेगा, पुस्तक को पढ़ेगा, भोजन को तो पढ़ेगा नहीं। तो बस तीनों को मिला के वाक्य बनाएंगे, रमेशः पुस्तकम पठती। ध्यान देना, इसको 2-3 बार देखना और कॉपी में नोट कर लेना। उसके बाद तुम है। अब तुम क्या है, M1 का सब्जेक्ट है। तो M1 की क्रिया क्या है, खादसी। तो तुम खाते हो, अब क्या खाओगे, खाने के लिए यहाँ पे क्या है, भोजन। तो बस वाक्य बन जाएगा, त्वम भोजनम खादसी। अगला है तव। तव क्या है, ये P2 का सब्जेक्ट है। कहाँ का है, P2 का है। तो P2 की क्रिया क्या है, खादतः। तो बस, नहीं, क्रीडतः। क्रीडतः माने क्या होता है, खेलते हो। तो मतलब तुम दोनों तो क्या खेलोगे, पादुकंदुकेन, यानी फुटबॉल के द्वारा। तो हमारा चौथा वाक्य बन जाएगा, तो पादुकंदुकेन क्रीडतः, तुम दोनों फुटबॉल खेलते हो। तो इस तरह से वाक्य बनाएंगे तो आप पूरे 4 अंक प्राप्त करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में ध्यान देना क्या आएगा। अब यहाँ से व्याकरण चालू हो गया, खंड गा। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 4 है, उचित शब्द रूपाण छित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब इसमें शब्द रूप का प्रश्न आएगा। ध्यान देना, किसका प्रश्न आएगा, शब्द रूप। ये प्रश्न 2 टाइप के आते हैं। कभी कभी इस तरह से आता है रिक्त स्थान के रूप में, कभी कभी पद दे देगा, उसकी विभक्ति पूछ लेगा। तो दोनों टाइप के लिए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर इस तरह से प्रश्न आएगा तो इसमें क्या करना होगा, विद्यालयम गच्छति। अभी हमने जो आपको पीछे तालिका बताई कर्ता और क्रिया वाली, ध्यान देना, कर्ता और क्रिया वाली जो तालिका हमने आपको बता रखी है उसको अच्छे से याद कर लें। कौन सी तालिका, कर्ता और क्रिया वाली, जो भी हमने आपको बताया M1 M2 P1 P2। तो उसको कई बार लिखेंगे, तब आप ये प्रश्न भी सही कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, विद्यालयम गच्छति। अब यहाँ पे बालकः भी है, बालको भी है। तो गच्छति एक वचन की क्रिया है, तो इसके साथ एक वचन का कर्ता आएगा। तो क्या भरेंगे, बालकः। दूसरा है भोजनम पचंती। अब पचंती क्या है, ये बहुवचन की क्रिया है, तो क्या हो जाएगा, बालिकाः। प्रातः काले बिकसंती, सुबह के समय खिलते हैं। अब यहाँ भी देखो अंति आया हुआ है ना, तो पुष्पाणि हो जाएगा, क्योंकि पुष्पम एक वचन है तो पुष्पाणि हो जाएगा। पादुकंदकेन क्रीडतः, फुटबॉल के द्वारा खेलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्रीडतः क्या है, द्विवचन की है, तो क्या हो जाएगा, बालको। तो इस तरह से क्रिया का वचन और पुरुष देख करके आप उसको भरेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में क्या आएगा, उपसर्ग आएगा। ध्यान देना, क्या आएगा, उपसर्ग आएगा। कितने नंबर का, 3 नंबर का उपसर्ग नहीं आएगा, ये आएगा 4 नंबर का उपसर्ग आएगा। कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का उपसर्ग आएगा। तो 4 नंबर का उपसर्ग आएगा। अब उपसर्ग में क्या करना होगा, यहाँ पे देखो ना, उपसर्ग लिखा है, उसके बाद एक शब्द लिखा है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के आगे जुड़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस में कुल कितने उपसर्ग हैं वो भी देख लो। आपके सिलेबस में केवल 6 उपसर्ग हैं। कितने हैं, 6। प्रा, सम, अनु, वि, आ और अप। यही 6 उपसर्ग जो है, इनके शब्द बना बना करके आप अभ्यास कर लें। तो इसमें देखो पहला प्रश्न क्या है, अनुसरति। अब इसमें कुछ नहीं करना है, प्लस को हटा करके दोनों को जोड़ देना है। क्या लिखेंगे, अनुसरति। बहुत आसान होता है, फिर भी कुछ बच्चे गलत कर देते हैं। दूसरा है परभवती। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है कि हमारे 6 ही उपसर्ग हैं हमारे सिलेबस में, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्रा, और शब्द क्या है, भवती, यानी क्रियापद है भवती। दूसरा है अनुगच्छति। अब इसमें भी प्लस हटा कर देना है और दोनों को जोड़ देना है, अनुगच्छति। प्रहारः, इसमें भी प्रा उपसर्ग है और हारः जो है शब्द है। अनुभवती, इसको भी क्या करेंगे, मिला देंगे, तो क्या बनेगा, अनुभवती। इस तरह से आप जो है उपसर्ग के प्रश्न को हल करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में क्या आएगा, संस्कृत में गिनती आप याद करते हैं ना, संस्कृत में संख्या आएगी। कितने नंबर की आएगी, 4 नंबर की आएगी।
और आपकी सहायता के लिए मंजूषा में भी वो संख्या लिखी होगी। तो हम आपको सुझाव देना चाहेंगे 1 से लेकर के 50 तक, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 50 तक आप संख्या याद कर लो अगर आपको अच्छे नंबर लाना है संस्कृत पेपर में। तो देखो यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है 19। अब 19 को क्या कहते हैं, 19 को कहते हैं 9 10, इसको कभी कभी एकोनविंशति भी लिखते हैं। 11 को क्या कहेंगे एकादश, 14 को चतुर्दश, 16 को षोडश। अब यहाँ बच्चे क्या करते हैं ना, षोडश वाले में बहुत गलती करते हैं, कुछ बच्चे षष्ठदश लिख देते हैं, कुछ बच्चे और कुछ लिख देते हैं। उसके बाद अगला क्या है 10। तो इस तरह से आप संख्या के प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7 में क्या आएगा, प्रश्न नंबर 7 में प्यारे बच्चों शब्दार्थ आने वाले हैं। क्या आएंगे शब्दार्थ, कितने नंबर का, 4 नंबर का। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, अधोलिखिता नाम शब्दा नाम कृते, नीचे लिखे हुए शब्दों के लिए मंजूषातः, मंजूषा से संस्कृत पदम चित्वा लिखत, संस्कृत पद चुनकर लिखना है। तो पहला क्या है मूर्खों के द्वारा, तो इसका अर्थ क्या, मतलब पद संस्कृत पद क्या हो जाएगा मूढ़ई, ये आपने पहले पाठ में पढ़ा हुआ है। आश्चर्य हो जाएगा विस्मयः, तालाब हो जाएगा सरह, मछुआरे धीवरः, दुष्ट बुद्धि वाला तो आपके दूसरे पाठ का ही नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, तो हो जाएगा दुर्बुद्धि। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में क्या आएंगे धातु रूप आएंगे 3 नंबर के। धातु रूप मतलब क्या होता है, जो आप पठति पठता पठंती पढ़ते हो। तो इसमें क्या ध्यान देना होगा कि जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्रियापद भरना होगा। यहाँ पे 2 पद लिखे होंगे, एक भरना है। तो देखो पहला वाक्य क्या है रमेशः विद्यालयम। अब रमेश क्या है एक वचन का सब्जेक्ट है तो हो जाएगा गच्छति। तौ पुस्तकम, अभी हमने आपको जो पीछे तालिका बताई थी, तो तौ क्या है द्विवचन का है तो हो जाएगा पठतः। बालकाः पादुकन्दुकेन, अब ये बालकाः जो है बहुवचन का है तो हो जाएगा क्रीडन्ति। इवाम आपणम, अब इवाम ध्यान देना, इवाम जो है ये कहाँ का सब्जेक्ट है M2 का है, तो M2 की क्रिया क्या है गच्छतः। तो बस इसी को आपको भर लेना है गच्छतः। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है। अब यहाँ से शुरू हो गया कौन सा खंड, पठित अवबोधन, यानी जो रुचिरा द्वितीय भाग का पुस्तक है उसमें से प्रश्न आएंगे। प्रश्न 9 में क्या आएगा एक गद्यांश आएगा, यानी जो कथा वाली यानी स्टोरी वाली पाठ हैं उसमें से आएंगे। तो यहाँ पे देखो जो पैसेज आया हुआ है ये किस पाठ का है, जो पंडिता रमाबाई वाला चौथा पाठ है उस पाठ का ये पैसेज है। तो इसमें भी 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे आप पैसेज को पढ़ेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री क्षेत्र में अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याः पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चा लक्ष्मीबाई आस्ताम, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन काले, उस समय यानी जब रमाबाई का जन्म हुआ था, स्त्री शिक्षा या स्थिति, स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी चिंतनीय आसीत, बहुत खराब थी। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत पढ़ना प्रायः प्रचलितम न आसीत, प्रायः प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे, किंतु अनंत शास्त्री डोंगरे महोदय यानी जो रमाबाई के पिता थे उन्होंने रूढ़बद्धाम धारणाम परित्यज्य, रूढ़बद्ध धारणा को त्याग कर स्वपत्नीम, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम, इसके लिए, यानी उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया, इसके लिए सह डोंगरे महोदय समाजस्य प्रतारणम अपि आसाहत, समाज की प्रताड़ना भी सही। अनंतरम, इसके बाद रमा भी स्वमातुः, अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त हुआ, संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। ये सब आप जो है पाठ 4 में पढ़े हुए हैं। तो इसमें प्रश्न कितने टाइप के आएंगे 3 टाइप का प्रश्न होगा। पहला टाइप क्या होगा एक पदेन, ये पहला प्रश्न है स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रगण्या का 1858 तमे ख्रीष्टाब्द जन अलभत। इसका भी उत्तर हमने जैसे पहले प्रश्न बताया था वैसे इसमें भी करना है। इसका उत्तर किस वाक्य में लिखा है वो देखेंगे। तो यहाँ पे पूछा है का मतलब किसका जन्म हुआ था, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा पंडिता रमाबाई। अगर आप एक पद में नहीं लिख पा रहे हैं तो पूरा वाक्य लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है
तदा स्त्रीणां कृते किम प्रचलितम न आसीत। अब किम प्रचलितम न आसीत, यहाँ पर देखो इस वाक्य में इसका उत्तर निहित है, तो एक पद में उत्तर हो जाएगा संस्कृत शिक्षणम। इसके बाद जो सेकंड टाइप का प्रश्न होता है वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरित का। पहला प्रश्न है रमायाः माता पितरो नाम किम, रमा के माता पिता का नाम क्या था, तो इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, रमायाः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। दूसरा प्रश्न है रमा कस्याः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, रमा ने किससे संस्कृत शिक्षा प्राप्त की थी, तो इसका उत्तर देखो ये अंतिम वाक्य में लिखा हुआ है कि रमा ने किससे संस्कृत शिक्षा प्राप्त की थी, अपनी माता से। तो इसका उत्तर हो जाएगा रमा स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद जो थर्ड टाइप का प्रश्न है वो होगा निर्देशानुसारम उत्तरत का, MCQ के रूप में होगा। ध्यान देना, आपका पेपर इसी तरह से आने वाला है। पहला प्रश्न है सह समाजस्य प्रतारणम अपि असहत अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम, तो अव्ययपद कौन सा है, अपि है। अपि माने क्या होता है, अपि माने होता है भी। दूसरा प्रश्न है रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, तो क्रियापद क्या है, प्राप्तवती। तो उत्तर हो जाएगा ये बा वाला सही हो जाएगा। एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणम अपि असहत अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, कर्तृपदम जिसको आप इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सह। सह मान क्या होता है, वे किसके लिए, यानी अनंत शास्त्री डोंगरे के लिए ये आया हुआ है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न 9 कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 10 में क्या आएगा, इसमें पद्यांश आएगा। ध्यान देना क्या आएगा, इसमें जो श्लोक वाले पाठ है ना उसमें से 1 या 2 श्लोक आएंगे, उसमें से प्रश्नोत्तर करने होंगे। तो ये जो पहला श्लोक यानी जो पहला पाठ है सुभाषतानी का, उसी में से ये श्लोक आया हुआ है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न है, जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़ई मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विधीयते रत्न संज्ञा देते हैं, यानी जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़े को रत्न मानते हैं। अब पहला प्रश्न क्या है, इसमें एक पदेन उत्तरत का, उसके अंतर्गत पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना त्रीणि, तो बस क्या लिख देंगे त्रीणि। कई ही पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, तो यहाँ पे देखो कई ही, तो इसका उत्तर हो जाएगा मूढ़ई। अगर आप एक पद में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लाइन भी लिखेंगे, तब भी आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। उसके बाद सेकंड टाइप का प्रश्न होगा पूर्ण वाक्य का। पहला प्रश्न है पृथिव्याम कानि रत्नानि, पृथ्वी पर कौन कौन से रत्न हैं, तो इसके लिए जो पहली लाइन है यही इसका उत्तर होगी। तो कैसे लिखेंगे, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़ई केशु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इसका उत्तर जो है ये दूसरी लाइन है ये हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। इस तरह से इसका उत्तर जो है हो जाएगा। इसमें भी थर्ड टाइप का जो प्रश्न होगा निर्देशानुसारम उत्तरत, ये भी MCQ में आएगा। 2 करने होंगे आपको, 3 दिए गए होंगे। पहला है मूर्खई इत पदस्य समानार्थक पदम, ध्यान देना समानार्थक का मतलब क्या होता है, समान अर्थ वाला। तो मूर्खई माने होता है मूढ़, तो आपका विकल्प से हो जाएगा बी वाला मूढ़ई। त्रीणि इत पदस्य, त्रीणि इत कस्य पदस्य विशेषणम, जो त्रीणि है वो किस पद का विशेषण है, तो किसका विशेषण है, रत्नानि का विशेषण है, तो रत्नानि सही हो जाएगा। मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, तो क्रियापद हो जाएगा विधीयते। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 11 होगा, किसका होगा, ये होगा नाट्यांश का, यानी जो संवाद वाले पाठ हैं। इसके लिए प्यारे बच्चों आप कौन सा पाठ पढ़ेंगे, तिर्वर्णः ध्वजः, कौन सा पाठ, तिर्वर्णः ध्वजः। और जो एक पाठ और है वो कृष्णमूर्ति वाला, वो भी आता है कभी कभी। तो दोनों पाठ अब अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ये पैसेज किस पाठ से आया हुआ है, जो तिर्वर्णः ध्वजा है उस पाठ का है। तो पाठ आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं पैसेज को नहीं पढ़ाऊंगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के हमारी वीडियो से पाठ को पढ़ सकते हैं। हम सीधा आते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपका क्या है, पहला प्रश्न है आपका विद्यालय से प्राचार्य किम करिष्यति, विद्यालय के प्राचार्य क्या करेंगे। अब इसका उत्तर में देखो पैसेज में जो पहली लाइन है वही लिखा हुआ है, अस्माकं विद्यालय प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति, तो क्या करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा ध्वजारोहणम। अगला प्रश्न है अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, हमारे
ध्वज में कितने वर्ण हैं? जिसका उत्तर हो जाएगा त्रयः। क्या हो जाएगा? त्रयः यानी 3। दूसरे टाइप का प्रश्न होगा पूर्ण वाक्यन का। पहला प्रश्न है देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः कथम। देश का ध्वज जो है 3 वर्ण का कैसे है? तो देखो यहाँ पे ये सलीम का प्रश्न था कि आयम त्रिवर्णः कथम, तो इसका उत्तर जो रुचि वाला वाक्य है यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो कैसे लिखेंगे? अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इस ध्वज में 3 वर्ण हैं, अतः त्रिवर्णः। अगला है त्रयः वर्णाः कस्य सूचकाः। अब इसके लिए देखो इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा कि 3 जो रंग हैं किसके किसके सूचक हैं, यानी कौन सा रंग क्या बताता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केसर वर्णः शौर्यस्, श्वेतः सत्यस्, हरितश्च समृद्धे सूचकाः सन्ति। यानी जो केसरिया रंग है वो वीरता का प्रतीक है, जो श्वेत रंग है सत्य का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वो समृद्धि यानी हरियाली का प्रतीक है। इसके बाद इसमें भी थर्ड खंड होंगे निर्देशानुसारम उत्तरद का, यानी MCQ वाले। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है? वीरतायाः अस्मिन् अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। ध्यान देना बच्चों, इस तरह का प्रश्न आएगा तो इसमें क्या पूछा गया है कि वीरतायाः का अर्थ क्या है, उस अर्थ में पैसेज में कौन सा पद आया हुआ है। तो आया हुआ है शौर्यस्। शौर्यस् माने क्या होता है? वीरता का। अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम, तो क्रियापद क्या है? सन्ति। तो आपका सा वाला विकल्प सही होगा, सन्ति। अरे केसरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः अस्मिन् वाक्ये किम अव्ययपदम। अव्ययपद कौन सा है? तो हो जाएगा चा। चा क्या है? अव्ययपद है, इसका अर्थ होता है और। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 में थोड़ा सा कठिन प्रश्न आएगा, प्रश्न निर्माण का प्रश्न आएगा। कैसा प्रश्न आएगा? ध्यान देना, नहीं तो आप नंबर पूरे नहीं पाओगे। प्रश्न निर्माण करना होगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदान आधृत, रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्यारे बच्चों, आपके हर चैप्टर में लगभग सभी चैप्टर में किसी किसी पाठ में नहीं है प्रश्न निर्माण का प्रश्न। तो सभी प्रश्न निर्माण करने वाले प्रश्न जो है ना, आप 2 पेज में इकट्ठे लिख डालो, उसी में से आएगा। तो पहला क्या है? अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। यहाँ पे धीवराः को हटाना है, एक बार वहाँ पे मछुआरे आए। तो प्रश्न क्या बनेगा? एक बार वहाँ पर कौन आए? तो धीवराः को हटाना है और के लगाना है। अब ये के कहाँ से आया? आपकी किताब के पीछे किम शब्द का 3 लिंगों में रूप दिया गया है, उस रूप को याद कर लो, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न निर्माण करना है। अगला क्या है? सत्येन वाति वायु। सत्येन वाति वायु यानी सत्य के द्वारा वायु बहती है। तो प्रश्न क्या बनेगा? किसके द्वारा वायु बहती है, यानी यहाँ पे केन हो जाएगा। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधान सुख साधनानि आसन। तो श्रीकंठस्य यानी श्रीकंठ के, तो उत्तर हो जाएगा कस्य। क्या हो जाएगा? कस्य। अगला है तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। तो तस्य मतलब उसके, तो हो जाएगा कस्य किसके। इस तरह से आप प्रश्न नंबर 12 करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 13 के लिए तैयार हो जाइए। इसमें क्या आएगा? देखो लिखा हुआ है प्रश्न पत्रात् अत्रिंच पाठ्य पुस्तकात् स्मरण आधारेण यद किमपि श्लोक द्वयम लिखत। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अपने प्रश्न पत्र के अलावा पाठ्य पुस्तक से याद किए हुए कोई 2 श्लोक संस्कृत में लिखिए। ध्यान देना, आपके पेपर में 2 श्लोक संस्कृत में लिखने के लिए आएंगे। ये 4 नंबर का प्रश्न होगा। तो अगर आपको श्लोक याद नहीं है तो अभी से श्लोक याद कर लो। तो पहला श्लोक क्या लिखेंगे? पहला श्लोक लिखेंगे आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त उद्यम समो बंधु कृत्वायम न औषधति। दूसरा श्लोक क्या लिखेंगे? श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। तीसरा श्लोक क्या लिखेंगे? मित्रहेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना इत ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हमको 2 ही श्लोक लिखना है, तो आप 3 श्लोक क्यों लिखा रहे हैं? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, अभी पीछे एक प्रश्न में 1 श्लोक आ जाएगा, तो 1 श्लोक मान लो आ गया तो आप उसको नहीं लिख पाएंगे, इसलिए 3 श्लोक आपको याद करना है। तो इस तरह से हमने आपको पूरा पेपर समझाया। आपको वीडियो कैसी लगी? कहीं किसी प्रश्न में कोई कठिनाई है तो आप हमें कमेंट करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।